हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हैं। चलिए, तो हमने टॉपिक कंप्लीट कर लिया था कंडीशनल सेंटेंसेस। ठीक है, जो जिन्होंने टॉपिक ना देखा हो वो अपने सारे लेक्चर्स कंप्लीट कर लेना पहले। तो नया टॉपिक हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, मॉडल्स। नेक्स्ट टॉपिक है मॉडल्स। ठीक है, तो आपके 3 टॉपिक कवर हो चुके हैं। फर्स्ट वन इज टेंस, सेकेंड वन इज इंटेंशन ऑफ अ स्पीकर एंड थर्ड वन इज कंडीशनल सेंटेंसेस। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मॉडल्स। अब देखना, इसमें भी हम इंटेंशन को यूज़ करेंगे। तो मेरी रिक्वेस्ट मान लो या ऑर्डर मान लो, आपको जो इंटेंशन ऑफ अ स्पीकर है वो ज़रूर देखना है कंडीशनल सेंटेंसेस के लेक्चर्स देखने से पहले और मॉडल्स को देखने से पहले। ठीक है, तो उससे आपको पता रहेगा कि बार बार अगर मैं इंटेंशन वर्ड यूज़ कर रही हूँ तो वो क्यों यूज़ कर रही हूँ। ठीक है, तो उसके लिए इंटेंशन ऑफ अ स्पीकर जो टॉपिक है वो ज़रूर देख लेना। ओके, तो हम बात करते हैं मॉडल्स की। अब मॉडल्स क्या होते हैं, सबसे पहले अगर हम बात करें तो मॉडल्स जो हैं वो ऐसे वर्ड्स होते हैं। मॉडल्स जो हैं वो ऐसे वर्ड्स होते हैं जो स्पीकर की, ठीक है, या पर्सन की इंटेंशन को शो करते हैं। ठीक है, आपको बुक्स में बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई मिल जाती हैं, बट उससे हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि कितना रटेंगे हम। ठीक है, तो इसलिए कॉन्सेप्ट समझने की ज़रूरत है कि इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है। तो मैंने क्या बोला कि मॉडल्स आपके ऐसे वर्ड्स होते हैं जो स्पीकर की या पर्सन की इंटेंशन को शो करते हैं। ठीक है, किस तरीके से इंटेंशन को शो करते हैं देखते हैं, एक बार एग्जाम्पल से देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोलूं कि शी गो देयर, शी गो देयर, एक सिंपल सा सेंटेंस लिखा हमने। टेंस में पढ़ा चुकी हूँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। हमने बोला कि वो वहाँ जाती है। सिंपल सा, हमने सिर्फ इन्फॉर्मेशन दी, प्रेजेंट इंडेफिनिट हमने यूज़ किया है। अब देखो कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। अगर मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया, सेंटेंस अपने आप में कंप्लीट है, इसको किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं है। दैट मीन्स कि अगर हम कुछ ना भी लिखें अब सेंटेंस में एक्स्ट्रा चीज़, तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा सेंटेंस के ऊपर, है ना। लेकिन हमने इसमें ऐड कर दिया, ध्यान से देखना, मैंने लिख दिया शी विल गो देयर, शी विल गो देयर। तो हमने बोला कि जैसे ही हमने विल लगाया तो हमने क्या दिखा दिया, फ्यूचर दिखा दिया कि भाई हमने फ्यूचर में बात कर दी, फ्यूचर टेंस बना दिया। इसीलिए मैंने आपको पहले भी बोला था कि फ्यूचर कोई टेंस नहीं होता, उसको टेंस बनाया जाता है। ठीक है, फ्यूचर कोई टेंस नहीं होता, सिर्फ अजम्पशंस के बेसिस पे हम उसको बनाते हैं, एज्यूम करते हैं। तो जैसे ही मैंने विल लगाया तो कौन सी हमें सेंस किसकी आ गई, फ्यूचर की सेंस आ गई कि भाई वो वहाँ पे जाएगी। ओके, लेकिन अगर मैं विल की जगह क्या यूज़ कर लेती, मे यूज़ कर लेती, ये भी बोल सकती थी ना कि शी मे गो देयर। अब शी जैसे ही मैंने मे बोला तो वो क्या शो करने की कोशिश कर दी, पॉसिबिलिटी की, हो सकता है शायद वो वहाँ जाएगी, है ना, शायद वो वहाँ जाएगी, कि शी मे गो देयर। अब देखो यहीं पे मे की जगह अगर मैं लिख देती माइट, मे की जगह क्या यूज़ कर लेती, माइट। तो अब क्या कर दिया मैंने, पॉसिबिलिटी ही दिखाई है, लेकिन लेस पॉसिबिलिटी। अगर मैं बोलूँ कि भाई शायद ही वहाँ जाएगी, ठीक है, जिसको हिंदी में मीनिंग लिखने की ज़रूरत महसूस अगर आपको होती है तो मीनिंग ज़रूर लिख लेना। हमने फ्यूचर दिखाया कि वहाँ जाएगी, मे लगाया तो हमने पॉसिबिलिटी दिखाई कि वह शायद वहाँ जाएगी। जैसे ही मैंने अगर माइट लगा दिया कि शी माइट गो देयर, दैट मीन्स कि कम पॉसिबिलिटी दिखा दी हमने, और कम पॉसिबिलिटी दिखा दी दैट मीन्स कि शायद ही वो वहाँ जाएगी। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे कैन यूज़ कर लूँ तो भी मैंने पॉसिबिलिटी को दिखा दिया कि वो वहाँ पे जा सकती है, वो वहाँ पे जा सकती है। ठीक है, तो हमने क्या किया कि अगर आप देखेंगे तो जैसे ही आप ये जो अलग अलग वर्ड्स यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं तो आपको जो पर्सन है उसकी इंटेंशन का पता लग रहा है कि शायद वो ये काम कर सकती है। ठीक है, वो वहाँ जाएगी, ज़्यादा पॉसिबिलिटी है तो हमने मे लगा लिया, कैन लगा लिया, कम पॉसिबिलिटी है तो हमने माइट को यूज़ कर लिया। इसी तरीके से हम बहुत सारे मॉडल्स यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, तो इन्हीं को मैंने क्या बोला कि मॉडल्स आपके वो वर्ड्स होते हैं जो पर्सन की इंटेंशन को शो करते हैं, स्पीकर की इंटेंशन को शो करते हैं। ठीक है, या फिर पर्सन की इंटेंशन को शो करते हैं। तो लिख लेना, दीज आर द वर्ड्स, जिसको इंग्लिश में लिखना है वो इंग्लिश में लिख लेना, दीज आर द वर्ड्स दैट विच शो इंटेंशन ऑफ अ पर्सन। ठीक है, कि जो पर्सन की इंटेंशन को शो करते हैं। साथ साथ नोट भी करते रहना ताकि आपको चीज़ें क्लियर रहें कि हम क्या बोल रहे हैं। ठीक है,
तो यहाँ तक आपको चीज़ समझ में आई। ऐसे ही मैं कोई भी मॉडल यहाँ पे यूज़ कर लूँ, अगर मैं बोल दूँ कि शुड, दैट मीन्स कि आप सजेशन दे रहे हैं कि आपको वहाँ पे जाना चाहिए, आपको वहाँ पे जाना चाहिए, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे कि जब मैंने लिखा था कि शी गो देयर लिखा था, तो यहाँ पे गोज हो जाता, क्या हो जाता, गोज हो जाता, क्योंकि हम यहाँ पे सिंगुलर की बात कर रहे थे, वो मैंने ध्यान नहीं दिया, यहाँ पे गोज हो जाता। लेकिन हमें पता है कि मॉडल के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, क्यों आती है वो मैं अभी आ रही हूँ उसके ऊपर। तो जैसे ही आपने मॉडल्स को यूज़ किया तो इनके जो पूरे सेंटेंस की जो है वो सेंस बार बार चेंज हो रही है, क्योंकि हम इंटेंशन शो कर रहे हैं कि अब स्पीकर क्या कह रहा है, अब स्पीकर क्या कह रहा है। तो आपने देखा कि ये जो है किससे पहले आ रही है, आपकी मेन वर्ब से पहले, ठीक है, मेन वर्ब से पहले आ रही है। तो हम कहते हैं कि जो भी मेन वर्ब से पहले आता है उसको हम क्या बोल देते हैं, हेल्पिंग वर्ब। क्या बोल देते हैं, हेल्पिंग वर्ब। तो यहाँ से आपको एक चीज़ समझ में आ गई कि जो मॉडल्स होते हैं वो क्या होती हैं, हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं। और हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं, हम इनको एक चीज़ और बोल सकते हैं कि ये कैसी वर्ब्स हैं, एक्स्ट्रा वर्ब्स हैं। कैसी वर्ब्स हैं, मॉडल्स एक्स्ट्रा वर्ब्स है, क्योंकि इनकी ज़रूरत नहीं थी, इनकी ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि अगर हम ये ना भी लगा रहे थे तो भी हमारा सेंटेंस बिल्कुल सही बन रहा था। तो एक तरह से ये एक्स्ट्रा वर्ब्स हैं कि जिसमें हमने हमारी इंटेंशन शो करनी थी या हमें फ्यूचर का टेंस बनाना था, इसलिए हमने उसको यूज़ किया। विल शैल को जैसे हम फ्यूचर के लिए यूज़ कर लेते हैं, ठीक है, और भी इसके बहुत सारे यूजेस होते हैं, हम एक एक करके सारे मॉडल्स को पढ़ेंगे। ओके, तो ये चीज़ होती है। तो हमें यहाँ से एक बात तो ये पता लगी कि जो मॉडल्स हैं वो क्या होती हैं, हेल्पिंग वर्ब होती हैं, और एक टाइप से एक्स्ट्रा वर्ब्स होती हैं कि इनकी रिक्वायरमेंट नहीं थी बट इंटेंशन को शो करने के लिए हम इनको यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, नोट डाउन कर लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लेना अगर बाद में लिखना है तो। अब देखिए आगे, तो अभी तक हमने क्या जाना कि मॉडल्स क्या होते हैं, हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं। वेरी गुड, मॉडल्स क्या होती हैं, हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं। लिख लीजिएगा, ये टेबल ऐसे ही बना लेना कि मॉडल्स क्या होती हैं, हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं। और ये क्या शो करती हैं, क्या शो करती हैं, इंटेंशन ऑफ अ स्पीकर, इंटेंशन ऑफ अ स्पीकर, इंटेंशन ऑफ अ स्पीकर। ये सिर्फ स्पीकर के इंटेंशन शो करती है। दोबारा इस चीज़ को समझना, मैंने पूरा टॉपिक आपको डिटेल में करा रखा है इंटेंशन ऑफ अ स्पीकर, उसको भी देख लेना। दूसरा मैंने बोला कि ये कोई एक्शन शो नहीं करती, ये कोई एक्शन शो नहीं करती, सिर्फ इंटेंशन शो करती है, मंशा शो करती हैं स्पीकर की। किस तरीके से, जैसे कि अभी मैंने बोला था, अगर मैं बोलूँ कि दे विल गो देयर, कि वो वहाँ पे जाएंगे, तो मुझे बताओ क्या वो जा चुके हैं, नहीं, एक्शन तो नहीं हुआ कि दे विल गो देयर। ऐसे ही मैंने लिखा था कि दे मे गो देयर, वे वहाँ शायद जाएं, शायद जा सकते हैं वहाँ पे, दैट मीन्स कि काम तो तब भी नहीं हुआ, ठीक है। तो हम कह रहे हैं वो शायद ही जाएंगे, तो भी कोई काम नहीं हुआ। अगर मैं कह रही हूँ कि आपको वहाँ जाना चाहिए, तो भी कोई काम नहीं हुआ, दैट मीन्स कि ये काम नहीं होने देती। मॉडल्स जो हैं वो काम नहीं होने देती। इसका मतलब कि हमने कहीं पे भी नहीं लिखा कि ये कोई एक्शन को दिखाती हैं, किसी एक्शन को शो करती हैं, ठीक है, क्योंकि ये कभी एक्शन होने ही नहीं देती। आप किसी भी मॉडल को यूज़ करके देख लीजिए, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि कोई एक्शन होगा ही नहीं सेंटेंस के अंदर, ठीक है, कोई एक्शन होगा ही नहीं सेंटेंस के अंदर, क्योंकि ये सिर्फ इंटेंशन दिखाती हैं, कोई एक्शन होने ही नहीं देती। हाँ, वो शायद ये काम कर सकता है, हाँ वो वहाँ जाएगा, हो सकता है ना जाए, ठीक है। तो सिर्फ पॉसिबिलिटी हम इससे दिखा सकते हैं, सिर्फ इंटेंशन दिखा सकते हैं कि मैं बोलूँ हाँ यार कल मैं ये काम करूँगी, क्या पता मैं ना करूँ, ठीक है, तो वो चीज़ है। तो मॉडल्स जो हैं वो हमेशा ही सिर्फ और सिर्फ इंटेंशन दिखाती हैं, कभी भी एक्शन को नहीं होने देती, कभी भी एक्शन को कंप्लीट नहीं होने देती। कंप्लीट नहीं होने देती का मतलब क्या है, जो मैंने अभी आपको समझाया, ठीक है। तो उसमें हमें देखा, हमने किसी भी सेंटेंस में कोई एक्शन तो हो ही नहीं रहा, सिर्फ हम या तो सजेस्ट कर रहे हैं या पॉसिबिलिटी दिखा रहे हैं या फ्यूचर को दिखा रहे हैं, एक्शन तो किसी भी सेंटेंस में नहीं हो रहा, ठीक है। तो इनको हम क्या बोलते हैं, मॉडल्स। किसका काम करती हैं, हेल्पिंग वर्ब्स का, और ये क्या दिखाती हैं, इंटेंशन ऑफ अ स्पीकर दिखाती हैं। यहाँ तक क्लियर है सभी को, आई थिंक सबको क्लियर है। चलिए अब देखिए, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, अब दोबारा बता रही हूँ, ठीक है। तो जिन्होंने पहले के लेक्चर्स ना देखे हों, थोड़ा सा इंट्रो मैं यहाँ पे दे रही हूँ, बाकी आपको डिटेल में जानने के लिए पीछे के लेक्चर्स देखने ही पड़ेंगे। तो मैंने आपको पहले भी बताया था, हेल्पिंग वर्ब्स आपके दो टाइप्स की होती हैं। एक को आप बोलते हैं बेसिक हेल्पिंग वर्ब्स, बेसिक हेल्पिंग वर्ब्स, इसी को बोल दिया जाता है ऑक्सिलरी, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स,
ठीक है। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स, हेल्पिंग वर्ब का ही दूसरा नाम होता है ऑक्सिलरी वर्ब। बेसिक हेल्पिंग वर्ब्स को बोल दिया जाता है प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स, और दूसरा हेल्पिंग वर्ब हमारी होती हैं मॉडल्स। ठीक है। अब बेसिक हेल्पिंग वर्ब्स के बारे में मैं आपको टेंस में बता चुकी हूँ कि ये सेंटेंस में किसका काम कर सकती हैं, मेन वर्ब का भी काम कर सकती हैं, और सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का भी काम कर सकते हैं। दैट मीन्स किसी सेंटेंस में तो ये हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज़ हो रही होंगी और किसी सेंटेंस में मेन वर्ब की तरह यूज़ हो रही होंगी। तो हमारी कौन कौन सी होती हैं, बी, डू एंड हैव, बी, डू एंड हैव, और इनकी सारी की सारी फॉर्म्स भी, जितनी भी इनकी फॉर्म्स होती हैं वो भी। ठीक है। तो ये जो बेसिक हेल्पिंग वर्ब्स हैं ये मैं आपको टेंस में कंप्लीट करा चुकी हूँ। अगर आपको इनको डिटेल में जानना है तो पहले टेंस टॉपिक अपना कंप्लीट कर लेना। तो ये मैं अब यहाँ पे दोबारा नहीं कराऊंगी क्योंकि टेंस में ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। बहुत ही डिटेल में पूरा लेक्चर लगाया है मैंने इसके ऊपर, तो बहुत ही डिटेल में मैंने आपको चीज़ें कराई हैं, तो वहाँ से आप इसको कवर करेंगे। ठीक है। तो अब हम आ जाते हैं मॉडल्स के ऊपर। मैं रब कर रही हूँ इसको, देन हम बात करते हैं मॉडल्स की। अब यहाँ तक हमें चीज़ें समझ में आ गई। अब देखिए हम क्या कर रहे हैं, हम क्या करते हैं कि अगर हम देखें तो मैंने जो सेंटेंस अभी लिखा था, ध्यान दीजिएगा, मैंने लिखा था दे गो देयर, वे वहाँ जाते हैं। ठीक है। तो मैंने यहाँ पे कौन सी वर्ब लिखी है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब जो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही होती है यही बेस फॉर्म होती है हमारी वर्ब की, बेसिक वर्ब होती है, ये भी बोल सकते हो आप। ठीक है। सबसे बेसिक वर्ब जो होती है या बेसिक फॉर्म जो होती है वर्ब की, वो कौन सी होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसी से हम नई फॉर्म्स बनाते हैं, है ना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में एस सी एस, या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी, ओके, वर्ब की सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। लेकिन सबसे पहले तो हम किसको लेके चलते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को ही लेके चलते हैं ना, इसलिए हमने इसको क्या बोल दिया, बेस बोल दिया। ठीक है। अब ध्यान से समझना, अब हमने इसको बेस बोल दिया कि वो वहाँ जाते हैं। अब हमने यहाँ पे चाहे हम कुछ भी इसमें ऐड करना चाहते हैं, ठीक है, कि यहाँ पे हम कोई ऐड करना चाहते हैं। अब देखो मॉडल से ही याद रखो कि मॉडल जो है, मॉडल्स होती है ना, कि जो मिस इंडिया बनती है, मिस यूनिवर्स बनती है, कुछ भी बनती है, तो वो क्या करती हैं, मेकअप करती हैं। क्या करती हैं, मेकअप करती हैं। ठीक है। और अगर मेकअप करती हैं वो, तो पहले तो वो बेस थी ना, बेसिक थी, ठीक है, कि उन्होंने कोई मेकअप नहीं कर रखा, लेकिन हमने मेकअप कर दिया उनका बाद में। दैट मीन्स कि यहाँ पे अभी तक तो काम हो रहा था कि इन्फॉर्मेशन दे रहे थे कि भाई वो वहाँ जाते हैं, रूटीन एक्शन था उनका, लेकिन जैसे ही मैंने यहाँ पे लगा दिया कि दे मे गो देयर, वे शायद वहाँ जाएंगे, ठीक है, तो दैट मीन्स कि अब एक्शन हो ही नहीं रहा या एक्शन होगा ही नहीं। ठीक है। दैट मीन्स कि सिर्फ पॉसिबिलिटी है, चांसेस हैं कि वे शायद वहाँ जाएंगे, जा भी सकते हैं और नहीं भी जा सकते हैं, दोनों से सिचुएशन होती है। दैट मीन्स कि हम क्या करते हैं, मॉडल्स को हम किस तरीके से यूज़ करते हैं, बेसिक वर्ब का मेकअप करने के लिए। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं इसको। तो अगर हम बोलते हैं कि मॉडल के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ये बोलते हैं ना, एक्सेप्शंस हैं हमारे पास, उनके बारे में भी मैं बाद में बात करूंगी, लेकिन इन जनरल मॉडल के बाद हम कौन सी फॉर्म यूज़ करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं। तो अब आपको समझ में आया होगा कि फर्स्ट फॉर्म ही क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि बेसिक फॉर्म में ही हम एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड कर रहे हैं, बेसिक फॉर्म में ही हम एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड कर रहे हैं, इसलिए जो मॉडल के बाद है हमेशा ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है। ठीक है। और ये चीज़ हमेशा माइंड में रखना कि मॉडल्स जो हैं वो कोई काम नहीं होने देती सेंटेंस में, किसी एक्शन को शो नहीं करती, सिर्फ और सिर्फ इंटेंशन को शो करती हैं। ठीक है। तो कभी भी हम ये नहीं बोलेंगे कि मॉडल्स वाले सेंटेंसेस में कि कोई एक्शन हुआ है। ठीक है। हाँ, हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, फ्यूचर बना सकते हैं हम, लेकिन फ़िलहाल तक ना तो कोई एक्शन हुआ है और ना हो चुका होगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि मॉडल्स जो बेसिकली कोई एक्शन नहीं होने देती, सिर्फ हम इंटेंशन को शो करते हैं। नोट डाउन कीजिए, फिर बात करते हैं आगे। तो आई थिंक यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर हैं। अगर फिर भी कोई डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, फेसबुक पेज पे भी आप मुझे मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। ठीक है। आपके डाउट्स ज़रूर लिए जाएंगे। अगर कोई डाउट आ रहा है तो वैसे आना नहीं चाहिए,
क्योंकि मैं आपको बहुत डिटेल में चीज़ें बता रही हूँ, ठीक है। मैंने आपको डायरेक्ट मॉडल ना शुरू करा के कि चलो पढ़ना शुरू करते हैं, कैन कुड मे माइट, उसका कोई मतलब नहीं है। ये चीज़ें तो आप बुक से भी करते हो, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट उसका बेसिक क्लियर होना चाहिए कि एग्जैक्टली ये बेस में कहना क्या चाहता है, ठीक है। तो यहाँ तक हमने जान लिया। अब हम मॉडल्स को भी आगे 2 टाइप में डिवाइड कर देते हैं। मॉडल्स को भी हम आगे 2 टाइप में डिवाइड कर देते हैं, और वो कौन से हैं? एक है प्योर मॉडल्स, ठीक है, और एक है आपके पार्शियल मॉडल्स, प्योर मॉडल्स एंड पार्शियल मॉडल्स, ठीक है। अब इनको ऑक्सिलरी वर्ब भी बोल देते हैं ना हम, हेल्पिंग वर्ब को ऑक्सिलरी वर्ब भी बोल देते हैं। तो जो पार्शियल वर्ड है, पार्शियल मॉडल्स हैं, उनको हम मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब्स भी कह देते हैं, ये इसका दूसरा नाम है। तो कभी कंफ्यूज नहीं होना कि अगर आपको पार्शियल मॉडल नहीं मिल रहा है तो वो आपको लिख के दे सकता है मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब, मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब। तो पार्शियल मॉडल्स हो या फिर मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब हो, दैट इज़ द सेम थिंग, ओके। तो हमने मॉडल्स को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया? 2 टाइप्स में, दैट मीन्स प्योर मॉडल्स एंड पार्शियल मॉडल्स। तो सबसे पहले बात करते हैं हम पार्शियल मॉडल की। अगर हम बात करें पार्शियल मॉडल की, तो देखो नाम से ही हमें पता लगता है पार्शियल का मतलब क्या होता है? पक्षपात, ठीक है, और प्योर का मतलब क्या होता है? शुद्ध। इसका मतलब क्या है कि प्योर मॉडल्स हैं, अभी हमने बोला कि मॉडल्स क्या होती हैं? हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं। मॉडल्स क्या होती हैं? हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं। अब हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं, तो अगर प्योर मॉडल्स हैं तो वो हमेशा ही सेंटेंस में किसका काम करेंगी? हेल्पिंग वर्ब्स का काम करेंगी। हमेशा ही किसका काम करेंगी? हेल्पिंग वर्ब्स का काम करेंगी। तो अगर मॉडल हमेशा सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का काम करेगी तो हम उनको कैसे मॉडल्स बोल देते हैं? प्योर मॉडल्स बोल देते हैं। क्लियर है? ठीक है। अब बात करें हम पार्शियल मॉडल की, नाम से ही हमें पता लग रहा है कि पार्शियल है, कि कभी तो ये और कभी वो, कभी उसके साइड बोल रहे हैं कभी उसके साइड बोल रहे हैं, तो हम क्या कहते हैं कि आप पार्शियल हो रहे हो, यही बोलते हैं ना, कि कभी हम एक पर्सन की साइड बोल रहे हैं और कभी हम एक दूसरे पर्सन की साइड ले रहे हैं, तो हम क्या कहते हैं कि आप पार्शियल हैं, यही कहते हैं ना। चलिए, तो वही चीज़ है कि पार्शियल मॉडल्स कौन से होते हैं कि कभी तो वो सेंटेंस में किसका काम करते हैं? हेल्पिंग वर्ब्स की तरह यूज़ होती हैं सेंटेंस में, और कभी वो किसकी तरह यूज़ होते हैं? मेन वर्ब की तरह यूज़ होते हैं, ठीक है। कभी वो किसकी तरह यूज़ होते हैं? मेन वर्ब की तरह यूज़ होते हैं, ओके। तो जब वो हेल्पिंग वर्ब्स की तरह यूज़ हो रही होंगी सेंटेंस में, तो हम उसको क्या बोल देंगे? मॉडल बोल देंगे। अगर कोई भी पार्शियल मॉडल अगर हेल्पिंग वर्ब की तरह सेंटेंस में यूज़ हो रही है तो हम उसको क्या बोल देंगे? मॉडल बोल देंगे। वही प्योर मॉडल वाला केस, क्योंकि मॉडल होती ही हेल्पिंग वर्ब है। लेकिन अगर वो मेन वर्ब की तरह काम कर रहे होंगे तो मेन वर्ब की तरह भी काम कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा जो है कि आपकी जो पार्शियल मॉडल है वो एडजेक्टिव की तरह भी सेंटेंस में यूज़ हो सकता है। किसकी तरह यूज़ हो सकता है? एडजेक्टिव की तरह भी यूज़ हो सकता है। कैसे हो सकता है और कौन सा यूज़ हो सकता है वो हम डिटेल में अब एक एक मॉडल पढ़ेंगे तब उसके बारे में बात करेंगे। तो ये सिर्फ लिख लेना स्टार बना के कि एडजेक्टिव की तरह भी यूज़ हो सकता है मॉडल। कौन सा मॉडल हो सकता है वो अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे तब उसके बारे में बात करेंगे। आई थिंक कि यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर हैं, ठीक है। तो नोट डाउन कीजिए, फिर बात करते हैं एक एक मॉडल को डिटेल में पढ़ने की। चलिए, तो अब सबसे पहले हम शुरू कर रहे हैं पार्शियल मॉडल्स, और पार्शियल मॉडल्स में आप हेडिंग डाल लीजिए नीड। पार्शियल मॉडल में हेडिंग डाल लीजिए नीड। पार्शियल मॉडल्स, और उसमें सबसे पहली हेडिंग डाल लीजिए नीड। नीड, ओके। तो मैंने बोला कि जो नीड वर्ब है आपकी वो पार्शियल मॉडल है, ठीक है। पार्शियल मॉडल है तो इसका मतलब ये सेंटेंस में 2 तरीके से यूज़ हो सकती है। एक तो ये हेल्पिंग वर्ब का काम कर सकती है, और दूसरा ये किसका काम कर सकती है? मेन वर्ब का भी काम कर सकती है। अब हम देखेंगे किस तरीके से, ओके, कि किस तरीके से ये यूज़ होती हैं, ओके। तो जब मैंने आपको टेंस कराया था तो मैंने आपको सेंटेंसेस के बारे में बताया था कि आपका एफर्मेटिव सेंटेंस होता है, नेगेटिव सेंटेंस होता है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है। हमने इन चीज़ों की बात की थी, ठीक है।
तो अगर हम बात करें एफर्मेटिव सेंटेंस की, किसकी बात करें? एफर्मेटिव सेंटेंस की। अब एफर्मेटिव सेंटेंस मैंने आपको क्या बताया था कि एफर्मेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं हाँ वाले सेंटेंस, पॉजिटिव सेंटेंस, ठीक है, जिसमें कि नो, नोट, नेवर या कोई नेगेटिव वर्ड नहीं आ रहा, उनको हम एफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। दैट मीन्स कि हाँ वाले सेंटेंस। ओके, तो वो एफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं। तो अगर मैं आपको बात करूँ कि पास्ट इंडेफिनिट की या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट की, पास्ट इंडेफिनिट की या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट की अगर मैं आपसे बात करूं तो इसमें आप देखेंगे कि हमेशा ही सिर्फ और सिर्फ एफर्मेटिव सेंटेंस की मैं बात कर रही हूं। एफर्मेटिव सेंटेंस में हम कोई भी हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं करते। हम सिर्फ और सिर्फ कैसे वर्ब यूज़ करते हैं? मेन वर्ब यूज़ करते हैं। कैसे कि अगर मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करूं तो हम स्ट्रक्चर में लिखते हैं सब्जेक्ट प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में एस, तो हमने कोई मेन वर्ब तो यूज़ की नहीं। ऐसे ही अगर मैं पास्ट इंडेफिनिट के एफर्मेटिव सेंटेंस की अगर बात करूं तो हम डायरेक्ट लिखते हैं सब्जेक्ट प्लस में वर्ब की सेकेंड फॉर्म। जिसको ये लग रहा है कि नहीं समझ में आया तो पहले अपने टेंस के लेक्चर्स जो हैं वो कंप्लीट कर लेना, वहाँ मैंने एफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस बहुत डिटेल में चीज़ें मैंने आपको बताई हुई हैं, ठीक है। तो उस पर मैं दोबारा से यहाँ पे टाइम नहीं लगाऊंगी, अदरवाइज सिलेबस आगे ही नहीं बढ़ेगा अगर बार बार मैं उन्हीं चीज़ों को बताती रहूँगी। तो आपको मैं फिर बोल रही हूँ कि फर्स्ट लेक्चर से सारे लेक्चर्स लेना स्टार्ट कीजिए। ऐसा नहीं कि आप कहीं से भी उठा के कोई भी लेक्चर देख रहे हैं तो उसका कोई लॉजिक, कोई तुक नहीं बनेगा, ठीक है। तो अपने सारे लेक्चर्स देखिए। तो मैंने बोला कि पास्ट इंडेफिनिट या प्रेजेंट इंडेफिनिट की अगर मैं बात करूं तो हम सिर्फ मेन वर्ब यूज़ करते हैं, कोई हेल्पिंग वर्ब यूज़ हो ही नहीं रही है। तो यहाँ पे देखिए, अगर मैं बात करूं एफर्मेटिव सेंटेंस की तो मैंने बोला अगर मैं आपको बोलूं कि शी नीड्स मी, शी नीड्स मी, बहुत ही बेसिक से मैं बता रही हूँ आपको और बहुत एडवांस लेवल तक चीज़ें कराऊंगी, तो इसलिए ध्यान से समझना इनको। मैंने बोला कि शी नीड्स मी, तो उसे मेरी ज़रूरत है। नीड का मीनिंग होता है ज़रूरत, ये सबको पता है, ठीक है। ओके, तो मैंने बोला शी नीड्स मी, हमें कैसा सेंटेंस दिख रहा है? एफर्मेटिव सेंटेंस दिख रहा है, दैट मीन्स पॉजिटिव सेंटेंस दिख रहा है। और पॉजिटिव सेंटेंस दिख रहा है तो हमने स्ट्रक्चर भी पढ़ा है टेंस के अंदर कि कोई हेल्पिंग वर्ब हम यूज़ नहीं करते हैं। और हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं करते हैं तो आपने देखा कि नीड की जो है वो फॉर्म भी चेंज हो रही है। और मेन वर्ब हमारी यही होती है कि जिसकी फॉर्म्स चेंज हो जाती हैं, या हम बोलें कि जो एक पूरा सेंस दे रही है, पूरा एक्शन जिससे हमें पता लग रहा है कि वो सेंटेंस में कहना क्या चाहता है, उसी को हम मेन वर्ब कहते हैं। या आप डायरेक्ट कहते हैं कि जिसकी फॉर्म चेंज हो रही हैं उसको हम मेन वर्ब कह देते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे अगर ध्यान दें तो नीड की फॉर्म भी चेंज हो रही है, और दूसरी बात हमारा सेंटेंस हमें एफर्मेटिव दिख रहा है, पॉजिटिव दिख रहा है, तो ये मेन वर्ब ही होगी, क्योंकि हम इसमें ना तो हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं और ना हमने हेल्पिंग वर्ब यूज़ की है। अब हमारे पास एक ही वर्ब आ रही है तो यही क्या कहलाएगी? मेन वर्ब कहलाएगी। तो आपने देखा कि जो नीड है वो कैसा काम कर रही है सेंटेंस में? मेन वर्ब का काम कर रही है। समझ में आया यहाँ तक? ग्रेट। तो एक और सेंटेंस देखिए, अगर मैं लिख दूं कि शी नीड या फिर नीड्स टू गो देयर, शी नीड या फिर नीड्स टू गो देयर, ठीक है। तो अब देखो क्या लगाएंगे, अब फिर से हमें सेंटेंस कैसा दिख रहा है? एफर्मेटिव सेंटेंस दिख रहा है। कैसा सेंटेंस दिख रहा है? एफर्मेटिव सेंटेंस दिख रहा है। तो हमें ये पता है कि जो, अब देखो दो चीज़ आती है हमारे पास, नीड भी आ रही है और एक वर्ब क्या आ रही है? गो भी आ रही है। लेकिन ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, ये गो अकेले नहीं आ रही, ये गो अकेले नहीं आ रही, इसके साथ टू भी आ रहा है। इसके साथ में क्या आ रहा है? टू भी आ रहा है। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान देंगे तो ये प्रीपोजिशन या कंजंक्शन नहीं है, इसको हम एक नाम देते हैं, दैट इज पार्टिकल। पार्टिकल क्या होता है इसके बारे में हम बाद में डिटेल में बात करेंगे। अभी सिर्फ इतना ध्यान रखिए कि पार्टिकल एक टाइप का कनेक्टर होता है ज्वाइन करने के लिए, ठीक है। तो अगर हम ध्यान दें तो हमारी जो मेन वर्ब का काम कर रही है वो नीड ही कर रही है, और शी के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या एस लगाते हैं। ओके, तो ये तो इकट्ठा ही पढ़ा जाएगा। तो हम इस सेंटेंस को किस तरीके से पढ़ेंगे? शी नीड्स टू गो देयर, शी नीड्स टू गो देयर, कि वहाँ उसे वहाँ जाने की ज़रूरत है। तो हमने देखा जो नीड है यहाँ पे भी ये किसका काम कर रही है? मेन वर्ब का ही काम कर रही है, ठीक है।
तो ये क्या है, ये चीज़ क्या है टू गो, ये हम जब वर्ब एडवांस का टॉपिक पढ़ेंगे, इन्फिनेटिव पढ़ेंगे, इसको बोला जाता है इन्फिनेटिव। अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, ठीक है। इसको क्या बोला जाता है, इन्फिनेटिव बोला जाता है। होता क्या है, ये जब वर्ब एडवांस कराऊंगी तब मैं कराऊंगी, अभी सिर्फ फोकस कीजिए नीड के ऊपर। तो आपको एक चीज़ समझ में आ गई कि एफर्मेटिव सेंटेंस अगर हमारे पास है, दैट मीन्स कि पॉजिटिव सेंटेंस अगर हमारे पास है, तो उसमें जो नीड है वो किसका काम करती है, मेन वर्ब का काम करती है। किसका काम करती है, मेन वर्ब का काम करती है। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो रट्टा मारने की जरूरत नहीं है कि पॉजिटिव सेंटेंस होगा तो नीड हमेशा मेन वर्ब का काम करेगी, पॉजिटिव सेंटेंस होगा तो मेन वर्ब का काम करेगी। रट्टा मारने की जरूरत नहीं है इसको, क्योंकि जो टू है ये तो गो के साथ आया है, ये तो इन्फिनेटिव बन गया, ठीक है। तो ये तो हमारी मेन वर्ब हो नहीं सकती, तो बचा क्या हमारे पास, नीड बचा। दूसरा मैंने आपको याद करने का तरीका भी बता दिया कि पास्ट या प्रेजेंट इंडेफिनिट के अगर हम एफर्मेटिव सेंटेंस की बात करें तो उसमें कोई हेल्पिंग वर्ब आती ही नहीं है, और कोई हेल्पिंग वर्ब आती ही नहीं है तो नीड ही किसका काम करेगी, मेन वर्ब का काम करेगी। चीज़ें समझ में आई, क्लियर है यहाँ तक, ग्रेट। नोट डाउन कीजिए, फिर बात आगे करते हैं। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक सभी को, ओके। तो दूसरी बात, अगर हम यहाँ पे ये चीज़ ध्यान दें कि एफर्मेटिव, ये तो मैंने आपको जनरल फॉर्मूला बताया था एफर्मेटिव सेंटेंस के लिए। तो अगर हम बात करें नीड की नॉर्मली, तो नीड जो है वो, अगर हम नीड की भी छोड़ो, अगर मैं बोलूँ कि जो मॉडल है वो आपकी प्रेजेंट टाइम को शो करने की कोशिश करती हैं, ठीक है। जैसे कि हम मे लगा रहे हैं या कैन लगा रहे हैं, ठीक है, उसको कुड आप यूज़ कर रहे हैं, तो ये आपके प्रेजेंट टाइम को शो करती हैं। कुड पास्ट में यूज़ हो सकता है, लेकिन वो कब, जब आप सेंटेंस ही आपका पास्ट में चल रहा है, जब आपने कैन को कुड में चेंज कर दिया, ये मे को माइट में चेंज कर दिया। लेकिन जो माइट है वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ मे की पास्ट फॉर्म है, माइट अपने आप में प्रेजेंट में भी यूज़ होती है। तो मॉडल्स जो होते हैं आपके ज़्यादातर प्रेजेंट टाइम को शो करने की कोशिश करते हैं, और प्रेजेंट टाइम को शो करने की कोशिश करते हैं तो प्रेजेंट टाइम हम प्रेजेंट इंडेफिनिट से ही शो करते हैं, परफेक्ट में भी हम पास्ट को रिलेट करते हैं, है ना। तो और किसी चीज़ में नहीं होता हमारा, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही मोस्टली आपकी चीज़ें होती हैं, इसलिए हम इसको एज अ मेन वर्ब यूज़ करके चलते हैं। समझ में आया, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं, ये तो बात हुई एफर्मेटिव सेंटेंस की। ऐसे ही अगर मैं आपके पास नेगेटिव सेंटेंस की बात करूं, अगर मैं नेगेटिव सेंटेंस की अगर बात करूं, नेगेटिव सेंटेंस की अगर मैं आपके पास बात करूं, तो नेगेटिव सेंटेंस मतलब ना वाले सेंटेंस जिसमें हमारे पास नोट आ जाएगा, ठीक है। तो उसमें भी अगर हम देखेंगे तो हम क्या स्ट्रक्चर लिखते हैं, सब्जेक्ट प्लस में हेल्पिंग वर्ब प्लस में नोट एंड देन हम मेन वर्ब लिखते हैं। अगर हम जनरल फॉर्मूले की बात करें तो यही लिखते हैं। तो हमें एक चीज़ पता है कि अगर नेगेटिव सेंटेंस हमारे पास आ रहा है तो उसमें जो है हेल्पिंग वर्ब हमेशा ही हमें यूज़ करनी पड़ेगी, ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब हमेशा ही यूज़ करनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ कि शी डिड नॉट गो देयर, शी डिड नॉट गो देयर, कि वो वहाँ नहीं गई, ओके, कि वो वहाँ नहीं गई। तो आपने एक चीज़ ध्यान देखा कि हम मेन वर्ब किसको बोलेंगे, गो को बोलेंगे। मेन वर्ब किसको बोलेंगे, गो को बोलेंगे, और डिड को क्या बोलेंगे, हेल्पिंग वर्ब बोलेंगे। यही करते हैं ना कि नोट से पहले जो लिख देते हैं वो हेल्पिंग वर्ब होता है, और नोट के बाद जो लिखते हैं वो मेन वर्ब होती है। तो देखिए ऐसे ही मैंने डिड नॉट लिखा, ऐसे ही मैं लिख सकती थी डज नॉट, ठीक है, ऐसे ही मैं लिख सकती थी कैन नोट, ऐसे ही मैं लिख सकती थी मे नोट। चीज़ समझ में आ रही है, ऐसे ही मैं क्या लिख सकती थी, मे नोट। तो अगर मैं ये चीज़ें लिख सकती हूँ, अगर मैं ये चीज़ें लिख सकती हूँ तो मैं ये भी तो लिख सकती हूँ, नेगेटिव सेंटेंस की बात कर रहे हैं, इतना आपने नोट कर लिया होगा, तो मैं ये भी तो लिख सकती हूँ नीड नोट, ये भी तो लिख सकती हूँ ना नीड नोट, ओके। तो अब देखो मैंने नीड को कहाँ लिखा है, नोट से पहले लिखा है। मैंने नीड को कहाँ लिखा है, नोट से पहले लिखा है। अब कहीं पे भी देखो कि नोट से पहले मैं क्या लिखती आ रही हूँ, हेल्पिंग वर्ब लिखती आ रही हूँ। नोट से पहले क्या लिखती आ रही हूँ, हेल्पिंग वर्ब लिखती आ रही हूँ। अगर हेल्पिंग वर्ब लिखती आ रही हूँ तो नीड यहाँ पे हमारी क्या होगी,
हेल्पिंग वर्ब का काम करेगी। नीड किसका काम करेगी? हेल्पिंग वर्ब का काम करेगी। और मैंने बोला कि जब आपके पार्शियल मॉडल अगर हेल्पिंग वर्ब का काम करते हैं तो हम उसको क्या बोल देते हैं? मॉडल बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? मॉडल बोल देते हैं। अब देखिए एग्जाम्पल देखते हैं हम इसका, नोट डाउन कीजिए इसको, फिर बात करती हूँ। तो अगर मैं बात करूँ आपसे कि अगर मैं लिख दूँ कि शी नीड नॉट गो या फिर टू गो देयर, शी नीड नॉट गो या फिर टू गो देयर, कि उसे वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो अब हमने देखा कि नीड जो है वो कहाँ लिखा गया है? नोट से पहले लिखा गया है। और अगर नोट से पहले लिखा गया है तो ये किसका काम कर रहा है? मॉडल का काम कर रहा है। इसी तरीके से याद रखो, हेल्पिंग वर्ब ऑब्वियसली हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है, और हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है तो नीड को हम क्या बोल देते हैं? मॉडल बोल देते हैं। अब नीड तो हो गई मॉडल। अब हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि मॉडल के बाद हमेशा ही कौन सी फॉर्म आती है? वर्ब की एक फॉर्म आती है, दैट मीन्स की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे? गो लगाएंगे, टू गो नहीं आएगा, दैट मीन्स इन्फिनेटिव केस नहीं आएगा। ओके, तो हम क्या लगाएंगे? गो लगाएंगे। चीज़ें समझ में आई? तो मॉडल हो गया, इसलिए ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है। ऊपर वाले सेंटेंस में जो मैंने पहले सेंटेंस कराया उसमें नीड जो है वो मेन वर्ब थी, इसलिए हमने इन्फिनेटिव लगाया था, क्योंकि नीड और गो को किसी ना तरीके से तो हमें ज्वाइन करना पड़ेगा ना। नीड और गो अगर मैं लिख दूँ शी नीड गो देयर, कोई सेंस नहीं आती हमारे पास। तो नीड और गो को हमें कनेक्ट करना पड़ेगा, और कनेक्ट करने के लिए हमने क्या लगा दिया उसके अंदर? टू लगा दिया। ठीक है, इसीलिए मैंने उसको क्या बोला कि वो पार्टिकल है, मतलब कनेक्टर है, सिर्फ ज्वाइन करने का वहाँ पे काम कर रहा है, कनेक्ट करने का काम कर रहा है। तो नीड और गो के बीच में कनेक्शन प्रोवाइड करने के लिए हमने क्या यूज़ किया? टू यूज़ किया, क्योंकि नीड जो है पॉजिटिव सेंटेंस में मेन वर्ब का काम कर रहा था। आई थिंक क्लियर हैं चीज़ें? ग्रेट। लेकिन यहाँ पे जो नीड है वो मॉडल का काम कर रहा है, और मॉडल का काम अगर कर रहा है तो मॉडल के बाद हमेशा ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, इसलिए हम टू गो नहीं लगाएंगे। अब स्टूडेंट्स क्या रट्टा मारते हैं कि नीड जो है वो मेन वर्ब का अगर काम कर रही है सेंटेंस में, और उसके बाद एक और वर्ब आ रही है तो वो टू प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगा। अगर नेगेटिव है, अगर वो मॉडल का काम कर रही है तो वर्ब की सिर्फ फर्स्ट फॉर्म आएगी। कितना रट्टा मारोगे? इतना रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है। हमें कॉन्सेप्ट्स को क्लियर रखिए कि अगर हमारे मान लो नीड मेन वर्ब का काम कर रही है और उसके बाद हम एक और वर्ब लिख रहे हैं तो उनको ज्वाइन तो करना पड़ेगा ना हमें, और मेन वर्ब के बाद अगर दूसरी वर्ब को ज्वाइन कर रहे हैं तो हमने कनेक्टर टू लगा लिया। लेकिन जब नीड जो है किसका काम कर रही है? हेल्पिंग वर्ब का, दैट मीन्स मॉडल का काम कर रही है, तो हमें पता है मॉडल के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, इसलिए हमने टू गो नहीं लिखाया। सेंस हमारी बिल्कुल सही निकल रही है। अब देखो, इसी सेंटेंस को मैं क्या लिख सकती थी? इसी सेंटेंस को मैं ये भी लिख सकती थी कि शी डज नॉट नीड गो या फिर टू गो देयर। अब ध्यान से समझना, मीनिंग दोनों का सेम है, लिख लेना। मीनिंग वही है कि उसे वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है, उसे वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। मीनिंग में कोई डिफरेंस नहीं है स्टूडेंट, सिर्फ लिखने के तरीके में डिफरेंस है। मीनिंग ये भी वही दे रहा है और मीनिंग ये भी वही दे रहा है कि उसे वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। मीनिंग दोनों में ही सेम आ रहा है आपके पास। ओके, अब देखिए नोट से पहले हमने क्या लिखा है? डज लिखा है। डज लिखा है, दैट मीन्स कि हेल्पिंग वर्ब तो हमारे पास आ गई डज। हेल्पिंग वर्ब तो हमारे पास क्या आ गई? डज आ गई। अब हेल्पिंग वर्ब अगर डज आ गई तो नीड यहाँ पे किसका काम करेगा? मेन वर्ब का काम करेगा। नीड जो है वो किसका काम करेगा? मेन वर्ब का काम करेगा, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब तो हमारे पास आ गई है डज। अब देखो, गो लिखूं या टू गो लिखूं? गो लिखूं या टू गो लिखूं? अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है जो मैंने अभी बताया आपको, तो आप इजीली इसको सॉल्व कर पाएंगे। अब ये अगर मेन वर्ब का काम कर रही है और आगे हमारे पास एक और वर्ब आ रही है गो, तो इन दोनों को हमें कनेक्ट तो करना पड़ेगा, और इन दोनों को अगर कनेक्ट करना पड़ेगा तो मैं क्या लगाऊंगी? कनेक्टर लगा लेती हूँ, पार्टिकल लगा लेती हूँ टू। ठीक है, तो सेंटेंस क्या बना? शी डज नॉट नीड टू गो देयर, तो यहाँ पे गो नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि ये मॉडल का काम नहीं कर रही, नीड जो है वो मेन वर्ब का ही काम कर रही है, और अगर मेन वर्ब का ही काम कर रही है तो हम क्या लगाएंगे? टू गो। तो चाहे आपने देखा कि चाहे आपका एफर्मेटिव सेंटेंस है चाहे आपका नेगेटिव सेंटेंस है, अगर मेन वर्ब का काम करेगी तो हम उसके बाद टू इन्फिनेटिव यूज़ करते हैं, और अगर मॉडल का काम कर रही है तो हम ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं। तो अब इसका कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है कि टू इन्फिनेटिव क्यों यूज़ कर रहे हैं हम, दैट मीन्स कि टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्यों यूज़ कर रहे हैं और सिंपली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्यों यूज़ कर रहे हैं। तो एक सिंपल बेसिक सा कॉन्सेप्ट है,
कि अगर मॉडल की तरह काम कर रही है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, और अगर मेन वर्ब की तरह काम कर रही है तो दूसरी वर्ब को ज्वाइन करने के लिए हमें कोई कनेक्टर तो चाहिए, और वो कनेक्टर हम क्या यूज़ करते हैं, टू यूज़ करते हैं। ठीक है, नोट डाउन कीजिए, फिर बात करते हैं। ओके, अब देखिए नेक्स्ट लिखिए, दैट इज इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, अब इंटेरोगेटिव सेंटेंस जिसमें हम क्वेश्चन पुट करते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंस जिसमें हम क्वेश्चन पुट करते हैं। अब ध्यान से देखना, इसमें भी वही चीज है। अगर मैं ये लिख दूं कि डू यू नीड गो, या फिर टू गो देयर, डू यू नीड गो या फिर टू गो देयर, और ऐसे ही अगर मैं लिख दूं कि नीड यू गो या फिर टू गो देयर, नीड यू गो या फिर टू गो देयर, दो सेंटेंसेस लिखिए। इंटेरोगेटिव मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से करा रखा है, एक बार वीडियो पॉज करके इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए कि दोनों में से क्या आना चाहिए, फिर इसकी एक्सप्लेनेशन देखना कि इसकी एक्सप्लेनेशन क्या होगी। ठीक है, अब देखो इंटेरोगेटिव सेंटेंस की अगर मैं बात करूं तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस का मैंने आपको जनरल फॉर्मूला समझाने के बाद, ये नहीं है कि आपको इन फॉर्मूलाज का रट्टा मारना है, नहीं बिल्कुल नहीं मारना, मैंने आपको चीज़ें समझा रखी हैं कि ये चीज़ ऐसे क्यों आ रही है। ठीक है, तो उसके लिए आप अपना टेंस जरूर कंप्लीट कर लेना, मैं बार बार इंसिस्ट कर रही हूँ आपको ये चीज़। तो हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद हमने देखा था सब्जेक्ट, उसके बाद हमने देखा था मेन वर्ब, और उसके बाद जो भी आपका सेंटेंस आ रहा है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये जनरल फॉर्मूला होता है आपके इंटेरोगेटिव सेंटेंस का। तो अब देखो, जब हमें क्वेश्चन पुट करना है तो हमें हेल्पिंग वर्ब तो चाहिए ही चाहिए। ये चीज़ ध्यान रखें कि जब भी आप इंटेरोगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं, क्वेश्चन पुट कर रहे हैं, तो आपको हेल्पिंग वर्ब तो चाहिए ही चाहिए। कभी भी क्वेश्चन मेन वर्ब से पुट नहीं हो सकता, कभी भी आप डायरेक्ट मेन वर्ब से क्वेश्चन नहीं कर सकते। अब डायरेक्ट मेन वर्ब से क्वेश्चन नहीं कर सकते, दैट मीन्स कि अगर मैं ऊपर वाले सेंटेंस की बात करूं तो डू किसका काम कर रहा है, हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है। और अगर हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है तो यहाँ पे जो नीड है वो क्या बन गई, किसका काम करेगी, मेन वर्ब का काम करेगी। और अगर मेन वर्ब का काम करेगी, इसके बाद हमारे पास एक और वर्ब आ रही है, तो हमें इनको कनेक्ट तो करना पड़ेगा क्योंकि ये तो मेन वर्ब है। और कनेक्ट करने के लिए हम क्या यूज़ कर लेते हैं, कनेक्टर पार्टिकल टू यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो सही होगा वो क्या होगा, टू गो, ना कि गो। चीज़ें क्लियर हो रही हैं। तो स्टूडेंट्स ये रट्टा मारते हैं कि पॉजिटिव सेंटेंस है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, तो उसमें नीड के बाद टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। नहीं नहीं, ये रट्टा नहीं मारना आपको। आपको हमें आराम से दिख रहा है कि मेन वर्ब है, उसके बाद एक और वर्ब आ रही है, तो इनको ज्वाइन तो करना पड़ेगा, क्योंकि अगर ज्वाइन नहीं करूँगी तो कोई मीनिंग ही नहीं निकल रहा। डू यू नीड गो देयर, है ना, उसको कनेक्ट करना पड़ेगा। अब देखिए नीचे वाला सेंटेंस, अब मैंने क्या किया, इसमें भी मैं क्वेश्चन ही पुट कर रही हूँ, दोबारा बोलूँगी, मीनिंग में कोई डिफरेंस नहीं है, मीनिंग दोनों ही सेंटेंसेस का सेम है, मीनिंग दोनों ही सेंटेंसेस का सेम है। तो अब अगर मैं क्वेश्चन पुट कर रही हूँ और मैंने नीड को स्टार्टिंग में ही लिख दिया, तो ये नीड जो है यहाँ पे किसका काम कर रही होगी, हेल्पिंग वर्ब का काम कर रही होगी। और हेल्पिंग वर्ब का काम कर रही होगी तो हम इसको क्या बोलेंगे, मॉडल बोलेंगे। और अगर इसको मॉडल बोलेंगे तो हमें पता है कि मॉडल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी ही चाहिए, क्योंकि ये तो हेल्पिंग वर्ब है, खाली हेल्पिंग वर्ब से तो सेंटेंस में काम चल नहीं सकता, उसके लिए हमें मेन वर्ब तो चाहिए ही चाहिए। और मॉडल के बाद हमेशा ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो यहाँ पे गो करेक्ट होगा और टू गो जो है वो इनकरेक्ट हो जाएगा। तो हम क्या बोलेंगे, नीड यू गो देयर, क्या तुम्हें वहाँ जाने की ज़रूरत है। और वही मीनिंग ऊपर वाले का भी है कि डू यू नीड टू गो देयर, क्या तुम्हें वहाँ जाने की ज़रूरत है। तो मीनिंग में कोई डिफरेंस नहीं है, मीनिंग बिल्कुल सेम है, स्ट्रक्चर में डिफरेंस है। तो बस आपको ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि नीड कब मेन वर्ब का काम कर रही है और सेंटेंस में नीड कब हेल्पिंग वर्ब का काम कर रही है। उसके अकॉर्डिंग ही हम नेक्स्ट वर्ब को देखेंगे कि वो टू इन्फिनेटिव में आना चाहिए या बेयर इन्फिनेटिव में आना चाहिए। ये दोनों ही वर्ड जो बोल रही हूँ मैं आपको, इन्फिनेटिव या बेयर इन्फिनेटिव, जब वर्ब एडवांस करेंगे तब इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। अभी सिर्फ आप फोकस रखिए नीड के ऊपर, ठीक है। तो आई थिंक इतना आपको समझ में आया है, इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे बात करती हूँ। तो इतना हमें समझ में आया। अब हमारे पास एक और फॉर्मेट होता है, एक और सेंटेंस का टाइप होता है हमारे पास, और वो क्या टाइप होता है, इंटेरोगेटिव प्लस में नेगेटिव।
इंटेरोगेटिव प्लस में नेगेटिव फॉर्मेट। ओके, इंटेरोगेटिव प्लस में नेगेटिव का क्या मतलब है कि आप क्वेश्चन जो है वो पॉजिटिव में भी पुट कर सकते हैं और क्वेश्चन जो है वो नेगेटिव में भी पुट कर सकते हैं। किस तरीके से कि अगर मैं बोलूँ, मैं आपसे पूछूं कि क्या आपने खाना खाया, ठीक है, तो दैट मीन्स कि मैं पॉजिटिव में आपसे क्वेश्चन पुट कर रही हूँ। ऐसे मैं ये भी पूछ सकती थी कि आपने खाना नहीं खाया, दैट मीन्स कि मैंने आपसे क्वेश्चन किस में पूछा, नेगेटिव में पूछा कि क्या आपने खाना नहीं खाया, नेगेटिव बन गया। अगर मैं पूछूं कि क्या आपने खाना खाया तो दैट मीन्स पॉजिटिव में पूछ रही हूँ। तो अभी जो मैंने पहले कराया था आपको वो कैसा था, इंटेरोगेटिव प्लस में पॉजिटिव लिखने की हमें ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट हमें दिख रहा है, ठीक है। ऐसे ही इंटेरोगेटिव प्लस में नेगेटिव फॉर्मेट। अब इसमें क्या होगा, नेगेटिव फॉर्मेट है तो हम इसमें नोट और ऐड कर देंगे, नोट और ऐड कर देंगे, ठीक है। तो अगर इसी सेंटेंस को मैं वापस लिखूं कि डू यू नीड नोट गो टू गो देयर, एक से ज़्यादा एरर हो सकते हैं सेंटेंस में, आपको समझाने के लिए छोड़ रही हूँ मैं, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं आपको लिखती कि नीड यू नोट गो या फिर टू गो देयर, एक बार वीडियो पॉज करके पहले इनको सॉल्व करने की कोशिश करना, इतना ज़्यादा कुछ है नहीं। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है तो देन इसकी एक्सप्लेनेशन को आप देखना कि ये क्या कहना चाह रहा है। चलिए अब देखिए, अब हम क्या कह रहे हैं, पहले सेंटेंस को देखते हैं। अब इंटेरोगेटिव क्वेश्चन है तो ऑब्वियसली हेल्पिंग वर्ब से पुट होगा, इसका मतलब कि डू यहाँ पे किसका काम कर रही है, हेल्पिंग वर्ब का काम कर रही है। अब देखिए ये हेल्पिंग वर्ब का काम कर रही है और जो नीड है वो किसका काम करेगी, मेन वर्ब का काम करेगी। ऑब्वियस सी बात है कि अगर हेल्पिंग वर्ब आ चुकी है तो उससे नेक्स्ट जो आएगी वो क्या आ रही होगी, मेन वर्ब आ रही होगी। अब ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, अब नोट से पहले तो हम किसको लिखते हैं, हेल्पिंग वर्ब को लिखते हैं। अब हेल्पिंग वर्ब तो हमारे पास आ चुकी, दो दो हेल्पिंग वर्ब थोड़ी ना आएंगी सेंटेंस के अंदर, हेल्पिंग वर्ब तो एक ही होगी, अब दो दो हेल्पिंग वर्ब थोड़ी ना आएंगी। इसका मतलब कि इनकी पोजीशन में गलती है, तो ये जो नोट है वो कहाँ पे आना चाहिए, नीड से पहले आना चाहिए। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है, ऐसे भी क्वेश्चन पुट हो जाता है आपका एग्जाम के अंदर, ठीक है। तो ये नहीं देखना आपको सिर्फ कि नोट से पहले आ रहा है तो भाई ये हेल्पिंग वर्ब बन गई, नहीं, हेल्पिंग वर्ब तो आपके पास ऑलरेडी आ रही है सेंटेंस के अंदर, तो दो दो हेल्पिंग वर्ब थोड़ी ना हो जाएंगी आपके पास। क्लियर है ना चीज़। तो हमेशा सिर्फ ये नहीं देखना कि मैंने आपको पहले जो बताया था उसी को मैं आपको और डिटेल में बताने की कोशिश कर रही हूँ, कि सिर्फ इतना मत देख लेना कि नोट से पहले नीड को लिखा है तो भाई वो मेन वर्ब बन गई, नहीं सॉरी हेल्पिंग वर्ब बन गई, हेल्पिंग वर्ब थोड़ी ना बन जाएगी, हेल्पिंग वर्ब तो हमारे पास ऑलरेडी आ रही है, और अगर ऑलरेडी हेल्पिंग वर्ब आ रही है तो नीड किसका काम कर रही होगी, मेन वर्ब का काम कर रही होगी। इसका मतलब कि जो नोट है वो कहाँ आना चाहिए था, यहाँ पे आना चाहिए था, ठीक है। तो यहाँ से मैं रब कर देती हूँ, तो ये जो नोट है वो यहाँ पे आना चाहिए था कि डू यू नोट नीड। अब मेन वर्ब का काम कर रही है, एक और वर्ब आ रही है हमारे पास, इसका मतलब हमें पार्टिकल चाहिए होगा, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, टू गो देयर। तो डू यू नोट नीड टू गो देयर, क्या तुम्हें वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। ओके, ऐसे ही अगर मैं नीचे वाले में बात करूँ तो क्वेश्चन किससे पुट कर रहे हो आप, नीड से पुट कर रहे हो, तो नीड यहाँ पे किसका काम कर रही है, हेल्पिंग वर्ब का, और हेल्पिंग वर्ब का काम कर रही है तो हम इसको क्या बोल देंगे, मॉडल बोल देंगे, और मॉडल के बाद हमेशा ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना, दोबारा बोल रही हूँ, मीनिंग में कोई डिफरेंस नहीं है, मीनिंग दोनों का ही सेम है। और अगर अब ये मॉडल का काम कर रही है तो मॉडल के बाद तो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, इसका मतलब टू इन्फिनेटिव केस नहीं आएगा, टू इन्फिनेटिव केस नहीं आएगा। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम बात करते हैं। तो आई थिंक कि सबको समझ में आई हैं चीज़ें, और अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज छोड़ सकते हैं, ठीक है। आप मुझे फेसबुक पे भी मैसेज कर सकते हैं, और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब ना किया हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं आपको कंप्लीट कोर्स कराने वाली हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। तो मैं आपसे कोई चार्ज नहीं करने वाली हूँ, तो अपना जो है सब्सक्राइब करके रखें ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहें। ओके, और ये सीरीज़ जो है वो एक स्टूडेंट का डाउट था कि क्या ये सीरीज़ कब तक कंप्लीट हो जाएगी, या फिर मतलब आप पूरा कराओगे या नहीं, ये सिर्फ डेमो क्लासेस तो नहीं है। तो स्टूडेंट्स ये सिर्फ डेमो क्लासेस नहीं है, आपका ये कंप्लीट कोर्स चल रहा है और सीरियस में कोर्स चल रहा है। ऐसे ही नहीं है कि आपको 2-4 लेक्चर्स दिए या फिर कोई टॉपिक के 2-4 लेक्चर कराए और फिर बीच में छोड़ दिया, ऐसा कहीं भी नहीं होगा, ठीक है। तो इस चीज़ से आप बेफिक्र रहिए कि क्या कहते हैं, ये कोई डेमो क्लासेस हैं, ये कोई डेमो क्लासेस नहीं है, आपका कंप्लीट कोर्स चल रहा है,
तो आप इनको प्रिपेयर करके रखिए, अच्छे से अपने नोट्स को प्रिपेयर कीजिए ताकि आपको दोबारा से वीडियोस देखने की ज़रूरत ना पड़े, सिर्फ आप एक बार देख रहे हैं और जब आपको दोबारा आप रिवाइज़ करने बैठो तो आपको चीज़ें समझ में आए। आप अपनी लैंग्वेज में लिखिए जैसे आपको समझ में आता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। तो अब देखिए इसका नीड की अगर हम समरी की बात करें तो नीड जो है हमने 4 टाइप के सेंटेंसेस में यूज़ किया। कैसे सेंटेंसेस में? एफर्मेटिव सेंटेंस में यूज़ किया, ठीक है, नेगेटिव में भी हमने इसको यूज़ किया, इंटेरोगेटिव में भी हमने इसको यूज़ किया और ऐसे ही इंटेरोगेटिव प्लस में नेगेटिव में भी हमने इसको यूज़ किया। तो अगर नीड को हम एज ए मॉडल देखें, नीड को हम एज ए मॉडल देखें तो एफर्मेटिव में ये एज ए मॉडल यूज़ नहीं होता। एफर्मेटिव में ये एज ए मॉडल यूज़ नहीं होता। क्यों नहीं होता वो मैंने आपको सारी चीज़ें समझाई हैं। ऐसे ही नेगेटिव में हमने इसको एज ए मॉडल यूज़ किया, इंटेरोगेटिव में भी हमने इसको एज अ मॉडल यूज़ किया और इंटेरोगेटिव प्लस में नेगेटिव में भी हमने इसको एज अ मॉडल यूज़ किया। तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि ये जो नीड की ये जो समरी है कि सिर्फ एफर्मेटिव में ये मॉडल की तरह यूज़ नहीं होता, दैट मीन्स कि सिर्फ और सिर्फ मेन वर्ब की तरह यूज़ होता है और बाकी सब में इंटेरोगेटिव में, नेगेटिव इंटेरोगेटिव में ये मॉडल की तरह भी यूज़ हो सकता है और मेन वर्ब की तरह भी यूज़ हो सकता है। तो उसके बाद आपको देखनी है कि जो नेक्स्ट वर्ब आ रही है उसके लिए हमें टू कनेक्टर पार्टिकल की ज़रूरत है या नहीं है, ठीक है, तो वो चीज़ हम ज़रूर देखेंगे। तो मेरी तरफ से आपका जो नीड है वो कंप्लीट है। तो अपने लेक्चर्स को कंप्लीट रखिए, ठीक है। अपना जो नया टॉपिक शुरू हुआ है उसको स्टार्टिंग से ही साथ में रिवाइज़ करते रहिए कि नेक्स्ट क्लास जब इसकी होगी तो उससे पहले अपने इसको रिवाइज़ ज़रूर कर लेना ताकि आपको चीज़ें समझ में आए, ठीक है। तो बाकी का लेक्चर कल कंटिन्यू करते हैं। बाकी सारी की सारी डिटेल्स आपको हर चीज़ के डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक में सारी मिल जाती है। मैंने टेंस वगैरह के टेंस या इंटेंशन ऑफ स्पीकर या कंडीशनल सेंटेंसेस जो आपका हो चुका है उन सब के आपको प्लेलिस्ट का लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाता है। तो डायरेक्ट आप वहाँ से भी आप टॉपिक्स को ओपन कर सकते हैं और उनको क्लासेस को कवर कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको ये ढूंढने की ज़रूरत नहीं है बार बार कि फर्स्ट लेक्चर कहाँ है, सेकंड लेक्चर कहाँ है, तो आप डायरेक्ट वहाँ से प्लेलिस्ट ओपन करके वहाँ से भी आप लेक्चर्स को देख सकते हैं, ठीक है। तो बाकी जो है वो नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू क्लास।